दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरे स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। बॉडी जब अलाउ करती है, मैं कैमरे पर आ जाता हूँ आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनका स्वागत है। अनबाउंड इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए विषय पर आते हैं। आज आपके सामने एक ऐसे ऑथेंटिक चर्चा लेकर आपके सामने आया हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लगभग नदारद है। नहीं होती उस तरह की चर्चा। दोस्तों, 2 और 3 दिसंबर 1984, स्थान भोपाल। कितनों को यह तारीख याद है? क्या हुआ था उस दिन? देखिए, स्टोरी को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है ये। जिनको ये तारीख याद है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कीजिए। देखिए, आज हम 2021 में हैं, कोरोना काल को देख रहे हैं, उससे उबर भी रहे हैं। मैं आपको लगभग 37 वर्ष पूर्व पीछे की ओर लेके चलता हूं। सन 1984 में भोपाल में मैं इन दोनों ही त्रासदियों का चश्मदीद रहा हूं। दोनों ही त्रासदियों को, 1984 की और 2020 और 21 का जो कोरोना काल है, उसको बहुत करीब से देख रहा हूं। यहाँ से समय यात्रा, ये जो अभी हम समय यात्रा में जब हम जाएंगे, इस समय मैं अकेला नहीं रहूँगा। मेरे साथ मेरे उस वक्त के 4 दोस्त, जो आज भी मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ रहेंगे और अपने अनुभवों को, अपनी पीड़ा को और अपने जो मार्गदर्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपके साथ साझा करेंगे। पहले मेरे उन दोस्तों से आप परिचय ले लें और उस स्याह रात की दास्तां को भी सुनते हैं, जो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। प्लीज़ हैव ए लुक। I'm Dr. Durga Chaudhary, doctor by profession, a gynecologist practicing in Bhopal. आमोद नागर है और मैं विगत करीब 28 वर्षों से टेलीकॉम प्रोफेशन में हूँ और फिलहाल मैं पूना में अपना जॉब में पदस्थापना मेरी पूना में है। मेरा नाम नील नगुलकर और भोपाल मध्य प्रदेश से। मेरा नाम आलोक तिवारी है। मैं इंदौर में एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ। Gast tragedy के टाइम I was hardly 17 years old. 2-3 दिसंबर के दरमियानी रात जो हुआ, उस मंजर को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ज़्यादातर आदमी सोया हुआ था और उस वक्त जहरीली गैस मौत बनकर आबादी में दाखिल हो गई। हर आदमी भागा जा रहा था, पता नहीं किधर। हैरान परेशान। सुबह के वक्त हमीदिया हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं थी। हर आदमी रोता बिलखता हुआ, जिधर देखो चीख पुकार, लाशों का ढेर लगा हुआ था। आदमी जो आ रहा है, हम लोग पूछते क्या हुआ। हर आदमी के आंखों में जलन, सीने में जलन और सांसें रुकती हुई। और उस वक्त हमारी उम्र भी कोई करीब 15 वर्ष के आसपास रही होगी। तो वो एक ऐसी उम्र होती है जिसको आप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना, ताज़ा युवा। तो हम बस उस वक्त एक युवा की एज की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो हमारे दिमाग में आज भी उस त्रासदी की यादें ताज़ा हैं, क्योंकि हमने उसको देखा है, हमने उसको एक्सपीरियंस किया, हमने उसको जिया है, हमने उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे हैं। तो वहाँ से वो पूरा जनसमूह दौड़कर हाईवे पे दौड़ा चला आ रहा बेतहाशा। क्या वो बुजुर्ग हों, क्या वो बच्चे हों, क्या महिलाओं हों, क्या जवान हों, सब बेतहाशा, कोई किसी को चिंता नहीं, बस दौड़ते चले आ रहे हैं। और आदमी, वो दृश्य आज भी
जी आंखों से उतरता नहीं और वो बहुत ही भयावह दृश्य हमने उस एक कच्ची उम्र कह लें आप, जो पकती हुई उम्र थी, उसमें हमने देखा। वो इसलिए जीवन में कभी हम उस दृश्य को भूल नहीं सकते। उस रात को याद करते ही जहन में वो सारी चीज़ें आ जाती है। बड़ा दुखद, बड़ा दुखद समय था और बुरी स्थिति जो हमने पहले देखी है। मैं उस क्षण का चश्मदीद गवाह, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी संगीत में थोड़ी बहुत रुचि थी, जो आज भी है। और ये 2 तारीख की बात है, 2 दिसंबर 1984 का। हमारे भोपाल के भोपाल टाकी चौराहे, जो यूनियन कार्बाइड से थोड़ी ही दूर पर है, वहाँ पे डिलाइट होटल हुआ करता था चौराहे के ऊपर। नीचे एक एम्बेसडर कार का शोरूम था और उस पर एक छोटा सा होटल था। वहाँ शाम को उस रेस्टोरेंट में छोटा मोटा ऑर्केस्ट्रा चला करता था। और जब मैं भोपाल क्षेत्र में जब घुसा तो वहाँ उस वक्त आंखों में जलन सी, खांसी सी होने लगी। मैंने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और मुंह पे मैंने रुमाल बांधा। सांस लेने में बड़ी दिक्कत सी हो रही थी। मैं हमीदिया हॉस्पिटल आया कि कहीं शायद मुझे मेरे और 10 साढ़े 10 बज गए थे। और जैसे मैंने वहाँ का मंजर देखा है, चीख पुकार मच गई, इमरजेंसी सामने लाशों के ढेर लगे हैं, बॉडियाँ आ रही है, लोग समझ नहीं पा रहे क्या हुआ। वहाँ मैं अपने इमरजेंसी में लाशों के ढेर के बीच में अपनों को ढूंढने लगा, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त था बहुत करीब था। उसके माँ बाप बहुत घबरा रहे थे। मैंने उनके घर पे फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि उसमें आया तो मैं और ज़्यादा घबरा गया। किसी ने बोला भाई आप लाशों के बीच में देखो, कई डेड बॉडीज चली गई है। मैंने फिर अपनी गाड़ी उठाई और मैं इस गाड़ी को लेकर के सीधे मैं पहुंचा वहाँ पहुँचता हूँ अपना छोला रोड पे, सॉरी। उस रास्ते भर में भैंसे, गाय मरे पड़े, कई लोग इधर उधर गिरे पड़े दिख रहे हैं। बहुत बुरा मंजर था। मैं देख के घबरा गया और लोग सुनसान सा भी लगने लगा, लोग भाग रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं लोग। मैं छोला विश्राम घाट गया, वहाँ देखता हूँ कि एम्बुलेंस से, गाड़ियों से लाशें लाई जा रही। कुत्ते, छोटे जानवर ऐसे मरे पड़े थे कि खुशी। इंसान को लोगों ने कई लोगों को उठाना भी शुरू कर दिया। छोला विश्राम घाट पे मैं खड़े होकर देखने लगा और मैंने अपनी आंखों से देखा एक एक चिता पे 2-2, 3-3 लाशों को उस वक्त चढ़ाया था। और यह 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात का वाकया है। आधी रात के वक्त अचानक हम सबको आंखों में जलन सी महसूस हुई और जब जलन महसूस हुई तो हमने महसूस किया कि आसपास काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं और काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। और जब हम लोग सब घर से बाहर आए तो ये पता चला कि यूनियन कार्बाइड से कोई गैस का रिसाव हुआ है। उस वक्त तो इतना ज्ञान नहीं था कि ये गैस कौन सी है, कितनी खतरनाक है, लेकिन लोगों की परेशानी और लोगों को का जो आसपास का वातावरण था वो देखकर लगा कि निश्चित रूप से ही कोई खतरनाक दुर्घटना हुई है यहाँ पर। जब बाहर निकले तो देखा बड़ी अफरा तफरी मची हुई है, बड़ा ही भयावह सा मंजर है शहर में और लोग बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। किसी को कुछ ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाने से वो इस जो त्रासदी है उससे बच पाएंगे या इससे कैसे बच पाएंगे। ना इस गैस के बारे में किसी को पता था, ना इनके बचाव के बारे में किसी को पता था। इवन प्रशासन को भी शायद इसकी जानकारी नहीं थी कि यह इतनी खतरनाक हो सकती है। आज तकरीबन 37 वर्ष बीत गए हैं। इस त्रासदी को दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहते हैं। मैं और मेरे ये चारों दोस्त आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं और कमोवेश वही स्थिति आज भी बनी हुई है। 2020 से कोविड-19 के इस दौर को, कोरोना काल के इस दौर को हम देख रहे हैं और इस कोरोना वायरस से लड़ भी रहे हैं। डॉक्टर दुर्गा एक अनुभवी डॉक्टर हैं। 1984 में भी लोगों की इन्होंने सेवा की थी तथा आज तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं ही। इन सभी का दोनों दौरों की त्रासदी का अनुभव रखते हैं। कैसे आकलन कर रहे हैं जरा आप भी सुनें।
ये सारी जहरीली गैस हो अथवा कोरोना, भविष्य में भी हम इनसे बच नहीं सकते। ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की और जागरूकता बढ़ाने की, और सरकारें भी मेरी सरकार तेरी सरकारें करने की बजाय उनको मेरी सरकार तेरी सरकार से ऊपर उठकर देश हित में कुछ काम करनी चाहिए। वो वक्त था गुजर गया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिंदा रहने का जज्बा बनाए रखिए, किसी का ले सहारा किसी का बन सहारा, इसी लेन देन में जीवन गुजर जाएगा। और वो वक्त था गुजर गया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। 1984 में एक ही रात में सोते हुए हजारों लोग मौत की नींद में सो गए थे। सब जगह त्रासदी थी। उस वक्त भी सुविधाएं बहुत कम थी। एक ही अस्पताल हुआ करता था, हमीदिया अस्पताल, जहां लाशों का अंबार, मरीजों की भीड़ लग गई थी। और आज देखिए, अचानक कोरोना नाम से एक बीमारी आती है, पूरे देश के अंदर फैल जाती है, और लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे बीमार हो रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हुई है, बहुत बुरा। देखा जाए तो देश में कुछ बदलाव बहुत कुछ नहीं हुआ। जब मैं 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की दुर्घटना को देखता हूँ और जब उसका मंजर और उसकी भयावहता याद करता हूँ तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली सिहरन सी महसूस होती है शरीर में जब उस मंजर को और उस अफरा तफरी और लोगों को बदहवास यहाँ से वहाँ जाते हुए मैं देख रहा था। 1984 के 37 वर्ष बाद ये कोविड-19 या कोरोना का जो वायरस का कहर है, इसको जब हम देखते हैं और दोनों को जब हम अंतर महसूस करने की कोशिश करते हैं तो दोनों में मूल रूप से एक अंतर ये है कि भोपाल गैस त्रासदी एक दुर्घटना थी और निश्चित रूप से एक दुर्घटना थी। हो सकता है वो दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई, जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थी उन सावधानियों को ठीक तरह से बरता नहीं गया, इसलिए वो विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरण दुर्घटना हुई। लेकिन जब मैं कोविड-19 की बात करता हूँ तो इस बीमारी के बारे में, खासकर जब मैं दूसरी लहर की बात करता हूँ, तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते थे इसके बारे में। इससे बचने के और इसके बचाव के बहुत सारे तरीके भी थे, लेकिन सामाजिक लापरवाही, सामाजिक अनुशासनहीनता और लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने इसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। बीइंग हम एनसीसी के कैडेट हुआ करते थे तो हमने जन सेवा के लिए भी हम गए। हमने देखा हॉस्पिटलों के क्या दृश्य थे, कैसे लोगों ने अपनों को खोया। सच बताऊं तो उस परिदृश्य को अगर मैं आज के 2020-21 के ये कोविड के परिक्षेत्र से कंपेयर करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन कमोबेश वैसा ही दृश्य है। आज उसका बड़ा रूप दिखता है, आज पूरे देश में है। वो तो भोपाल की एक दुर्घटना थी, ये पूरे देश में है। हमने सुना है कुछ लोगों को इस देश में रहने से अब डर लगता है। अगर देश को एक इमारत माने तो वो इमारत कुछ लोगों के लिए टेढ़ी तथा जर्जर सी दिखाई देती है। मगर क्या ये लोग ये जानते हैं कि इस इमारत की नींव में किस तरह के पत्थर पड़े हैं, क्या परंपराएं डाली गई थी। यहाँ मैं और मेरे दोस्त किसी राजनीतिक बहस में नहीं पड़ रहे हैं और ना ही किसी सरकार के समर्थन में हैं, ना ही किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक तथ्यपरक अनुभव आपके सामने साझा कर रहे हैं। 1984 की घटना, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की दर्दनाक मौत होती है, जिसका जिम्मेदार वारेन एंडरसन, जो कि उस वक्त यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का सीईओ था, उसे कैसे सरकारी संरक्षण में सकुशल देश से बाहर निकाल दिया जाता है। खैर, इसको यहां छोड़ते हैं क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आमोद जो कह रहे हैं वह विचारणीय है, उनकी चिंता और सलाह दोनों गौर करने लायक है। आमोद 1984 के बजाय 1983 कह गए हैं, उसे 1984 ही समझा जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं।
तो मेरा एक ही मत है कि जैसे हमने देखा है कि देखिए, और समय बदला है, नो डाउट अबाउट इट। 83 के समय का समय जो था, उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। उस वक्त हमारा जीने का कई तरीकों में परिवर्तन आया है इन पिछले 37 सालों में। तो मेरा सिर्फ एक ही मत है कि हमें अपना दायित्व आगे होकर निभाना है, बनिस्बत के कि निभाना चाहिए कि बनिस्बत के कि हम एक दूसरे की बुराइयां दिखाएं कि शासन ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी बखूबी पता है, अधिकारियों को अपनी दायित्व पता है, सोशल वर्कर्स को अपने दायित्व पता है, बाकी जिनका ऊपर ये दायित्व है कि ये समाचार हम तक पहुंचाएं, उनको अपने दायित्व पता है। तो फिर हमारा भी तो दायित्व है कि एज ए नागरिक, इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी जो दायित्व हैं उनको हम पूरा निर्वाह करें। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री लगाने की इजाज़त किसने दी, कैसे दे दी गई, और सिक्योरिटी के प्रॉपर मेजर्स क्यों फॉलो नहीं किए गए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आखिर देश से बाहर चला कैसे गया। कोरोना काल में भी यही हो रहा है। आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, तो फिर ये इलेक्शन रैलियां कैसे आयोजित हो जाती हैं और कुंभ जैसे आयोजन करने की इजाज़त कैसे दे दी जाती है। ये सेकेंड वेव थी, पिछली बार से सबक लेकर इसके बचाव के लिए जमीनी इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सरकारें क्या सो रही थी? क्या प्यास लगने पर ही कौन खोला जाएगा। इतने साल बीत गए, हम लोग जनसंख्या से डबल हो गए। 65-70 लाख जो थे, करोड़ जो थे, वह 135 करोड़ से करीब करीब ऊपर हुए। बहुत कुछ बदल गया। हम बेतहाशा तेजी से बढ़ते चले गए 40 साल। पर बोलना अजीब सा लगता है, मैं किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा। मैं तो अपने देश के और अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बोलना चाहता हूं। क्या बदला, मगर मैं पिछली सरकार को कहना चाहता हूं, 1984 का जो मंजर था और उस गैस त्रासदी के लिए जो जवाबदार था एंडरसन, उसको बाकायदा उस वक्त की सरकार ने बड़े इज्जत से भोपाल से बैठा करके देश से बाहर भेज दिया था। ये एक बहुत ही गलत हुआ था। सरकार की जो पूरी व्यवस्था थी और सरकार का जो पूरा तंत्र था, उस पूरे तंत्र के अंदर कहीं भी कोई ये मंशा नहीं थी कि उस दुर्घटना के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको कटघरे के पीछे पहुंचाया जाए, भारतीय न्याय व्यवस्था को सुपुर्द किया जाए। इनफैक्ट उस वक्त तो ऐसा महसूस हुआ कि सरकार उस अपराधी को पूरी तरह से बचाने में लगी हुई थी। सरकार के तंत्र ने उसको भोपाल से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिल्ली भेजा और दिल्ली में जो सरकार थी उसने उसको भारत से बाहर भेजने का काम किया और मरते दम तक उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी पूरे ऐशो आराम और व्यवस्था और सारे सुख सुविधाओं के साथ काटी। जब हम अभी की त्रासदा की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं, तो यहाँ पर फिर सरकारी जो नज़रिया है, सरकारी जो तंत्र है और राजनीतिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आती है, क्योंकि जानते बूझते कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है और कोरोना हमारे यहाँ से पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और सरकारी तंत्र का यह एक तरह से लोगों को निर्देश और आदेश कि हम सामाजिक दूरी बनाकर रखें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और अपना ध्यान रखें, मास्क पहने। उसके बावजूद भी हमने देखा कि बंगाल में जो चुनाव हुए उसमें चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो बंगाल सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनमें से शायद किसी ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। हमने लाखों की संख्या में भीड़ देखी, हमने लोगों को बिना मास्क के देखा लाखों की संख्या में, और जो इनफैक्ट हमारा राजनीतिक नेतृत्व है उसको भी हमने बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए हुए व्यवहार करते हुए देखा। ये कौन कह सकता है कि अब आगे त्रासदियां नहीं होगी, मगर हमारी तैयारियां क्या होनी चाहिए ये महत्वपूर्ण है। 1984 का एक युवा आज 2021 में खड़े होकर
भावी भविष्य को किस तरह से देख रहा है और उसके बारे में अपनी क्या चिंता रखता है। अब आज की तारीख में इंदौर में रहने वाले मेरे दोस्त आर्किटेक्ट आलोक तिवारी इसको किस तरह से देख रहे हैं, सुने जरा। अब जब मैं ये सोचता हूँ कि 1984 में मैं युवा था और 2021 में मैं खड़ा हुआ हूँ, तो आगे की तरह हमें किस तरह से देखना है, आगे की ओर हमें किस तरह से देखना है, क्या दिशा हमें तय करनी है, तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर महसूस होता है कि सबसे पहला जो सुधार लाना होगा वो समाज में रहने वाले लोगों को लाना होगा। समाज को और सकारात्मक बनना होगा। हमको इन सब बंधनों से मुक्त होकर एज ए मानवीय पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक दूसरे के लिए सेवा भाव उत्पन्न करना होगा, चाहे समाज का वो कोई भी वर्ग हो, और हमें जिम्मेदार नागरिक भी बनना होगा और हमें ये जिम्मेदारी सामाजिक अनुशासन का पालन कर कर निभानी होगी। विनोद भाई, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, आप मेरा अंदर का ये बड़ा आक्रोश है, ये मेरी और मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत भी होंगे और मेरे दर्शक भी आपके इन सब चीज़ों को मानेंगे कि भाई ये जो भी हुआ और जो हो रहा है इस वक्त हमें इंडिविजुअल अपनी तक सीमित नहीं रखना है अपनी सोच को, हमें समाज के लिए सोचना है, अपने भारत के लिए सोचना है। तरक्की अगर ऊंची ऊंची इमारतों और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही तरक्की कहते हैं तो हमारे देश में तो बहुत तरक्की की। आज़ादी के 74 साल के बाद भी आप अपने दिल से पूछिए कि क्या हम अपने लोगों को आज भी बेसिक ज़रूरतें मुहैया करवा पाएंगे। आज के हम मानते कि हम पता नहीं आगे और कितने पसंद हैं, और आज का युवा वर्ग क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, क्या जितना बड़ा घटना हुई और हमारे देश में बुनियादी चीजें भी नहीं, तो हमें सोचना पड़ेगा और इस समस्या के लिए अभी से जो भी सरकारें हैं उन्हें कमर कसकर, तो ये चीजें आगे भी चल करके हो सकती है। अचानक इससे कोई बड़ी बीमारी या कोई युद्ध भी यदि किसी देश से हो जाता है तब भी ऐसी स्थितियों से सामना होगा हमारा, तो हमें अपनी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना। तो मित्रों, हमने देखा दो अलग अलग दौर के अनुभवों को और हमारी सोच तथा क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इसके बारे में हमने इस पर चर्चा की है और इसको हमने देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सुविधाएं कितनी भी बढ़ा लें, ओवर पॉपुलेशन के सामने सब ध्वस्त हो रहा है। तब क्या अति की पॉपुलेशन पर सघन विचार होना चाहिए? जरा सोचें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो करें ही। धन्यवाद।